मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं ऋतुराज शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल RS लॉ एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों जैसा कि आपने शीर्षक से समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे अपराध के बारे में, अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में और अपराध के चरणों के बारे में। अपराध है क्या? मित्रों अगर देखें तो अपराध है क्या, पहला सवाल यही उठ के सामने आता है कि आखिर अपराध है क्या। तो अपराध को अभी तक किसी भी विधिशास्त्री के द्वारा सटीक ढंग से इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कुछ विधिशास्त्रियों ने इसकी अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कुछ विधिशास्त्रियों की परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं। एक विधिशास्त्री हैं स्टीफन, उन्होंने अपराध की परिभाषा देते हुए कहा है कि अपराध से प्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिनका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृति से है। एक विधिशास्त्री हैं शमसुल हुदा साहब, उन्होंने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए अपराध वह कार्य है जिसे समाज के लोग घोर निंदा के योग्य समझते हैं। एक विधिशास्त्री हैं कैनी के अनुसार अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले दंड दिया जाता है और वे क्षम्य नहीं होते, और यदि क्षम्य भी होते हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात अगर देखें तो अपराध कानून द्वारा निषिद्ध या लोक कल्याण के लिए हानिकारक एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा दंडनीय है, बनाया गया है। मित्रों अपराध के लिए इन परिभाषाओं से निकलकर जो चीज़ें सामने आती हैं आपके, वो ये हैं कि अपराध के लिए लगभग 2 या 3 आवश्यक तत्व होते हैं। इनके लिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है अपराध के लिए वह है कि कोई कार्य का किया जाना या कृत्य का लोप होना। नंबर 2, वह आपराधिक मनास्थिति से किया गया होना चाहिए। नंबर 3, वह कृत्य या लोप स्थान विशेष में प्रचलित दंड विधि के अंतर्गत निषिद्ध या दंडनीय भी होना चाहिए। अब इन विश्लेषणों से अगर निकल के सामने आए तो देखें कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नंबर 1, मानव प्राणी हो जो एक विशेष प्रकार के कार्य से को करने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हो। नंबर 2 निकल के आता है कि ऐसा मानव प्राणी हो जिसके मन में दुराशय हो। नंबर 3, ऐसे आशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप का किया गया होना चाहिए। और नंबर 4, इस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी प्राणी अथवा समाज को क्षति हुई होनी चाहिए। मित्रों आइए अब जानते हैं, ये तत्व तो हो ही गए। अब निकल के आता है कि ऐसे कौन कौन से चरण हैं जिनसे अपराध घटित होना कहा जाएगा। अपराध के घटित होने के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक होंगे। तो अपराध के घटित होने के लिए 4 चरण होते हैं मित्रों। किसी भी अपराध को गठित होने के लिए इन चारों चरणों में से अभियुक्त का गुजरना आवश्यक होता है। ये 4 चरण हैं। नंबर 1 आशय, नंबर 2 तैयारी, नंबर 3 प्रयत्न और नंबर 4 अपराध का कारित किया जाना। सरल शब्दों में मन, तैयारी, प्रयत्न और कार्य का किया जाना। अब इसमें पहला जो चरण आता है वह है मन का प्रक्रम या मानसिक प्रक्रम। तो सामान्यतः आशय या ज्ञान के रूप में प्रकट किया जाता है इस पहले प्रक्रम को। बेईमानी से, कपटपूर्वक, उतावलेपन से, उपेक्षा से, स्वेच्छा से, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारतीय दंड संहिता में इस पहले प्रक्रम को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरा प्रक्रम अर्थात तैयारी का प्रक्रम, यह वह प्रक्रम है जहां अभियुक्त पहले प्रक्रम से होकर गुजरने के पश्चात कुछ आगे बढ़ता है और अपराध जिसे कारित करने का उसने मन बनाया था तो उसको कारित करने के लिए कुछ तैयारी करता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने अपने शत्रु की हत्या करने का मन बनाया है तो वह हत्या करने के लिए रिवॉल्वर का, जहर का, हथियार का, अस्त्र का, शस्त्र का, ठीक है, प्रबंध करने लगता है। तो यह प्रबंध जो करना होता है यह तैयारी के प्रक्रम में आता है। अब मित्रों यह व्यक्ति आगे बढ़ता है प्रथम और द्वितीय से निकलकर तीसरे प्रक्रम में। तीसरा प्रक्रम क्या है? प्रयत्न। जैसे रिवॉल्वर प्राप्त करने के पश्चात यदि वह अपने शत्रु पर गोली चलाता है तो वह तैयारी के प्रक्रम से आगे बढ़कर प्रयत्न के प्रक्रम में प्रवेश कर जाता है।
जब अभियुक्त तीसरे प्रक्रम अर्थात प्रयत्न के प्रक्रम में सफल होगा तभी वह चौथे प्रक्रम में प्रवेश करेगा, अर्थात अपराध के संपूर्ण होने या कारित होने के प्रक्रम में पहुंचेगा। यदि वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता है तो चौथा प्रक्रम अर्थात अपराध का संपूर्ण होना या कारित किया जाना कभी नहीं कहा जाएगा। उक्त चारों प्रक्रमों में आपराधिक दायित्व तो तीसरे और चौथे चरण में ही उत्पन्न होता है, अर्थात मानसिक तैयारी के प्रक्रम तक सीमित रहने की अवस्था में सामान्यतः आपराधिक दायित्व तो नहीं होता। जैसे यदि रमेश किसी व्यक्ति सुरेश की हत्या करना चाहता है पर इसके लिए वह और कुछ नहीं करता, तो अभी वह केवल एक रिवॉल्वर खरीदता है और उसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है, तो वह कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि तब भी वह दूसरे प्रक्रम तक ही सीमित है। प्रथम प्रक्रम में आया कि उसको किसी की हत्या करनी है और द्वितीय प्रक्रम में आया कि उस हत्या को करने के लिए उसने तैयारी कर ली, रिवॉल्वर एक खरीद लिया। परंतु भारतीय दंड संहिता में अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी भी विशेष परिस्थितियां हैं जहां तैयारी भी अपराध को कारित करती है। ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? ये 3 प्रकार के अपराध हैं। नंबर 1 अपराध है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में अपराध बनाया गया है। नंबर 2 किसी ऐसी शक्ति या राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करना जिसका भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध है, ये धारा 126 में बताया गया है। नंबर 3 डकैती करने की तैयारी करना, धारा 399 भारतीय दंड संहिता। इन तीनों अपराधों में तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। अब कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जिनमें प्रयत्न को भी दंडनीय बनाया गया है। अब प्रयत्न में कौन कौन सी धाराओं को दंडनीय बनाया गया है? नंबर 1 अगर देखें तो धारा 124A, 153A, 171B, 171C, 171D, 196, 198, 213, 225B, 239, 240, 241, 250, 254, 295A, 385, 387, 389 और 391, ये वे धाराएं हैं जिनमें मुख्य अपराध और उनके प्रयत्न एक साथ एक ही धारा में दंडनीय बनाए गए हैं। नंबर 2 कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जैसे धारा 307, 308 और 393, जिनमें अपराध के प्रयत्न अपराध से अलग पर मुख्य अपराध के निकट की धारा में दंडनीय बनाए गए हैं। नंबर 3 यह धारा तो बड़ी अच्छी है, धारा 309, जो भारतीय दंड संहिता में अपने प्रकार की अकेली धारा है, जिसमें यदि अभियुक्त अपने प्रयत्न में सफल हो जाता है तो उसे दंडनीय तो है लेकिन दंड दिया नहीं जा सकता। कैसे दंड नहीं दिया जा सकता? धारा 309, क्योंकि धारा 309 में आत्महत्या का अपराध होता है, तो आत्महत्या के अपराध में अगर वो सफल हो गया तो किसको आप जो है फांसी पे लटका देंगे, किसको आप जो है सज़ा दे देंगे, किसको आप जेल भेज देंगे। लेकिन अगर आप ये जो है अपराध नहीं पूर्ण होता है, अर्थात किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया और वह सफल नहीं हुआ, तब यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है। नंबर 4 धारा 511। धारा 511 क्या है? धारा 511 उन अपराधों के लिए है, उन प्रयत्नों से संबंधित है जिनके लिए संहिता में कोई अन्य धारा नहीं दी गई है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और अपराध के आवश्यक चरण कौन कौन से हैं। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आपसे कुछ अन्य विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने यार मित्र दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे उन तक भी विधि की जानकारी पहुँच सके और हमारा प्रयास हम कुछ सफल हो सकें, अपने आप को हम मान सकें कि हाँ, अगर 2-4 लोग भी अगर आपके प्रयास से अगर कुछ विधि के बारे में जानने में सक्षम हो गए तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की लिंक आपको सबसे पहले मिलती है और पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं जिनमें बहुत सी जो है नॉलेज की चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो मित्रों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।